नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, जिसमें आप जानेंगे कि डिसोल्यूशन किन किन मेथड से कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन। दोस्तों, मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन में होता क्या है, पहले मैं डिसोल्यूशन को थोड़ा सा एक बार और इस पे लाइट डालना चाहता हूं कि डिसोल्यूशन क्या है। जब एक पार्टनरशिप में सभी पार्टनर अपनी फर्म को बंद कर दे, वो पार्टनरशिप फॉर्म ही खत्म हो जाए, दैट इज डिसोल्यूशन। इस डिसोल्यूशन की डेफिनेशन जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 39 में दी हुई है। क्या दी हुई है? द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब कि इन सभी पार्टनर्स के बीच, जैसे ये ए बी सी और डी हैं, इन सभी के बीच आपसी रिलेशन खत्म हो जाए। आपसी रिलेशन क्या है? पार्टनर्स के, मतलब सभी रिलेशन ब्रेक कर दे। जैसे ए बी सी डी है, सी डी जा रहे हैं लेकिन ए बी कंटिन्यू रख रहे हैं, तो इनके बीच में तो पार्टनरशिप है। तो सभी के बीच में जब पार्टनरशिप खत्म हो जाए, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें डिसोल्यूशन की मेथड कौन कौन सी है उसको पढ़ते हैं दोस्तों हम। तो अभी मैं शुरुआत में इसके नाम शॉर्ट में दे रहा हूं, आगे इसकी डिटेल पढ़ रहे हैं हम कि डिसोल्यूशन सबसे पहले मेथड होगी हमारी बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू डिसोल्यूशन होना, कंपलसरी डिसोल्यूशन होना, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, कुछ घटनाएं होने की वजह से, मतलब कुछ कॉन्टिजेंसीज की वजह से डिसोल्यूशन हो जाना, नोटिस देकर डिसोल्यूशन होना, या बाय कोर्ट के द्वारा डिसॉल्व कर देना फर्म को, है ना। ये किन किन कंडीशन में होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सबसे पहला हमारा। अभी हमने क्या देखा कि डिसोल्यूशन की डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन नंबर 39 में, कहां पर? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसके बाद उन्होंने मेथड शुरू किया तो सबसे पहला मेथड कहां डाला? सेक्शन नंबर 40 में। सेक्शन नंबर 40 कहता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसके अंदर बोला गया है Partners can dissolve the partnership by agreement with the consent of all the partners। मतलब पार्टनरशिप को सभी पार्टनर के consent, मतलब सभी पार्टनर जब तैयार हो, सबकी सहमति हो, तब पार्टनरशिप को खत्म किया जा सकता है। जैसे ये दो पार्टनर है, ओके। अब ये मान लो कि ये मान लिया जाए कि ये पार्टनर है हमारा राम, ये पार्टनर है श्याम। अब दोनों एक अग्रीमेंट बना लें कि हाँ भैया, आज के बाद एक स्टेटमेंट में लिख लिया, आज के बाद हमारे आपसी संबंध खत्म है इस बिजनेस रिलेटेड, और दोनों ने सिग्नेचर कर दिया, एग्रीमेंट बन गया और ये दोनों आज से पार्टनर नहीं रहे। अगर तीन भी हो, सपोज यहाँ मोहन भी है ना, तो ये भी, इसको भी इस पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। मान लो कि ये दोनों तैयार है लेकिन ये तैयार नहीं है, तो फिर एग्रीमेंट से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये मेथड जिसमें पार्टनर्स अपनी सहमति से कोई एग्रीमेंट करके डिसोल्यूशन कर दे, वो है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगली मेथड है दोस्तों कंपलसरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 39। याद कीजिए डिसोल्यूशन की डेफिनेशन 41 में एग्रीमेंट से और 42 लाइन से ही चल रहा है ना, तो सेक्शन याद करना आसान होगा। 39, 41, 42 में है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी का मतलब है आपको करना पड़ेगा, है ना। सेक्शन 41 में दिया गया है, सॉरी यहां पर 40 और 41, अब सेक्शन 41 शुरू हुआ है। तो 41 में क्या दिया हुआ है? 41 में दिया है व्हेन ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। जब सभी पार्टनर या एक को छोड़ के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मतलब जेब में पैसा नहीं रहना। देखो, जेब में पैसा नहीं है मतलब कि आपकी डेब्ट आपके पैसे से, आपकी एसेट से ज्यादा हो जाना, है ना। तो कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर सकती है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, देखिए ये दोनों अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या होगा? वो कंपलसरी डिसोल्यूशन, क्योंकि पार्टनरशिप में रूल है कि इंसॉल्वेंट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। इसलिए दो हो गए, ए बी या सी है या डी है या ई है, या तो सभी इंसॉल्वेंट हो जाए या एक को छोड़ के सभी इंसॉल्वेंट हो जाए, तो कंपलसरीली डिसोल्यूशन हो जाता है। नंबर 2, व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस बिकम इनवैलिड, बिजनेस इनवैलिड हो जाए। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है या आपको कोई प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस मिला है, अब वो प्रोडक्ट जो है इनवैलिड कर दिया। इनवैलिड मतलब उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका लाइसेंस बंद कर दिया जाएगा कि नहीं, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, है ना। ये हुआ दोस्तों
कंपलसरी डिसोल्यूशन, अगला सेक्शन आ रहा है। अब देखिए 39 डिसोल्यूशन की डेफिनेशन, 40 एग्रीमेंट से, 41 कंपलसरी। अब हम पढ़ने वाले हैं 42 जिसमें ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिजेंसीज, मतलब कोई ऐसी अनिश्चित घटना घट जाना या मतलब ऐसी कोई घटना घट जाना, इवेंट हो जाना जिससे कि आपको डिसोल्यूशन करना पड़े। नंबर 1 इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अब ऊपर भी इंसॉल्वेंसी था, इंसॉल्वेंसी मतलब कि डेब्ट ज्यादा हो जाना और असेट कम हो जाना, तो किसी पार्टनर की डेब्ट ज्यादा हो जाना, वहां तो सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे थे, एक को छोड़ के सभी। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम, मान लिया जाए कि ए बी सी 3 पार्टनर है, अब इसमें से सी हो जाता है इंसॉल्वेंट, सी इंसॉल्वेंट हो गया। अब सी का भी, ये बिजनेस है पूरा ए बी सी का, ए बी सी तीनों मान लो 1 लाख 1 लाख और 1 लाख कैपिटल लगाते हैं। अब ये बंदा तो गया ना, ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? इन दोनों को। अब बिजनेस को एक तरह से झटका लग जाएगा, क्योंकि कितना पैसा जाएगा बिजनेस का, तो फिर हो सकता है ये दोनों डिसकंटिन्यू करे फर्म को, है ना। तो इसके जाने की वजह से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अभी कर तो सकते हैं लेकिन एक घटना हो गई कि भैया इंसॉल्वेंट हो गया, फिर इनका मन नहीं है चलाने को, तो ये बंद कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कंटीजेंसीज, है ना, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते तो कंपलसरी में चला जाता, लेकिन एक हो गया, अभी क्षमता है बिजनेस को कंटिन्यू करने की, पर ये नहीं कर रहे हैं इस घटना के बाद, इसलिए क्या हो गया? ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी। डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अब ए बी सी डी है, इनमें सी और डी की डेथ हो जाती है, तो बिजनेस को संभालने की प्रॉब्लम है, कैपिटल का दिक्कत आएगा, ये दोनों भी डिसकंटिन्यू करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी। रिटायरमेंट, जैसे डेथ होता है वैसे ही रिटायरमेंट भी। एक्सपायरी ऑफ द टर्म फिक्स्ड, अब मान लिया जाए ए बी सी ने एक टर्म फिक्स किया था कि हम 5 ईयर तक के लिए बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप रखेंगे। अब 5 ईयर खत्म हो गए, तो अब इनका पार्टनरशिप वैसे ही एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो ये भी ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज में आ जाएगा। नंबर अगला है, देखिए भाई मैं कहानी शुरू करता हूं। सेक्शन 39 डेफिनेशन दी हुई है, 40 बाय एग्रीमेंट, 41 कंपलसरी, 42 ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी और 43 अगला है हमारा मेथड डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस को पढ़ते हैं अपन। इफ द पार्टनरशिप इज एट विल मतलब इनकी इच्छा पर थी, है ना, देन एनी पार्टनर कैन गेट द फर्म डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मतलब इनकी पार्टनरशिप इच्छा से थी, ऐच्छिक थी कि हाँ भैया हम कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही करेंगे, कोई एग्रीमेंट ये नहीं लिखा है कि फिक्स टर्म तक इतने तक तो करना ही है, तो एट विल पर थी। और कोई पार्टनर चाहता है, अब चाहता है कि बस अब नहीं करेंगे अपन, तो ये पार्टनर में से मान लो ये ए और बी है, तो बी एक नोटिस दे देगा कि भैया आज से हम फर्म बंद करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब मान लो यहाँ सी भी है, तो भी एक पार्टनर भी नोटिस देगा तो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सेक्शन 43। और अब है लास्ट मेथड 39, रिपीट कर रहा हूं, 39 डिसोल्यूशन का डेफिनेशन, 40 बाय एग्रीमेंट, 41 कंपलसरी, 42 ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, 43 बाय नोटिस। अब बात कर रहे हैं हम 44 पे, दैट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू, मतलब कोर्ट ऑर्डर दे देता है भैया बंद करो फर्म। ये भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से सेक्शन में दिया है? 44 में, जिसमें कोर्ट जज साहब फैसला सुना देते हैं भैया बंद करो। ये ऐसा कब करते हैं? वेयर अ पार्टनर ऑफ द फर्म हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कि पार्टनरशिप में पार्टनर, है ना, पार्टनर जैसे ए बी है, अब इसमें से एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, हो सकता है सी भी, तो ये किसी का नुकसान कर सकता है, इसलिए फर्म कोर्ट ऑर्डर दे सकती है बंद कर दो। वेयर अ पार्टनर, ओके, वेयर अ पार्टनर ऑफ द फर्म हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, मतलब कि कोर्ट में केस गया क्या कि ये ए बी सी है, ए बी बोलते हैं भैया ये सी तो काम ही नहीं करता, है ना, तो ये भी बोल देगा कि सर मैं कैपेबल नहीं हूं काम करने में, आपकी इच्छा तो बंद कर दो, तो कोर्ट आदेश दे सकती है कि भैया डिसॉल्व करो फर्म को, है ना, जब पार्टनर इनकैपेबल हो जाए। वेयर अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, है ना,
मतलब कि कोई पार्टनर बिजनेस को चला नहीं पा रहा है, मिसकंडक्टिंग कर रहा है, ध्यान नहीं देता है, तो कोर्ट बोले कि भैया अपने अपने हो जाओ, कोई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, है ना। तो जब मिसकंडक्टिंग हो बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। वेयर द बिजनेस ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट अ लॉस, मतलब कि एक बिजनेस चल रहा है, अब ये बिजनेस है ना, ए बी सी लिमिटेड है, जिसमें ए बी सी तीनों पार्टनर है। अब ये बिजनेस लॉस में जाते जाते बहुत लॉस में चला गया, इतना कि कोई उम्मीद नहीं है उभर पाने की, तो कोर्ट कहेगी भैया बंद करो, बहुत नुकसान कर लिया तुमने लोगों का जितना करना था, अब डेप्ट बढ़ाओगे, है ना, फिर लोग फिर कोर्ट के पास आएंगे, हमारा पैसा नहीं दे रहे, फिर प्रॉब्लम होगी, तो कोर्ट आदेश दे सकता है। इसके अलावा वेयर अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप टू एन आउटसाइडर, मतलब कि अब ये, इसको ध्यान से देखिए, ए बी सी तीन पार्टनर है ना, अब की बार सी को नहीं बी को लेते हैं। बी क्या करता है, इनकी ये फर्म है ना, और बी के भाई का अलग से एक बिजनेस है, ये मान लो जेड है बी का भाई, है ना। अब बी क्या करता है कि इससे जो यहां माल पड़ा है, यहां पर कोई डेटर है, तो इसका बेनिफिट इसको देता है, मतलब यहां से माल उठा के उसको पहुंचा देता है, या फर्म की जो डील होती है, अधिकतर डील किसको करवाता है, जेड को करवाता है, मतलब फायदा जिसको होना चाहिए। अगर ये देखिए, ये है मिस्टर पी, अब अगर हम पी को कॉन्ट्रैक्ट देते तो सस्ता पड़ता, लेकिन बी क्या करता है, जेड को कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिससे महंगा पड़ेगा, जिससे फर्म को लॉस होगा। तो ऐसा अगर वो करता है, फर्म के इंटरेस्ट से बाहर किसी को इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर करता है ना, तो इस तरह भी पार्टनरशिप को कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, बंद कीजिए पार्टनरशिप। इसके अलावा where one on any other ground of the court is satisfied that it is just and equitable that the firm may be dissolved, इसके अलावा और भी कोई कारण हो जिसमें कोर्ट को लगे कि नहीं भैया इसको क्लोज कर देना चाहिए फर्म को, तो कोर्ट आदेश दे सकती है और फर्म को बंद डिसॉल्व कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो हमने मेथड पढ़ी, ये पांचों मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पांचों मेथड आपको समझ में आई होंगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।